ये कहानी शुरू होती है इटली के शहर रोम से। रोम की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक चोर जिसका नाम एंजो है। एंजो ने अभी अभी एक कीमती सोने की घड़ी चुराई है और पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। एंजो अपनी जान बचाने के लिए गलियों में भाग रहा है। वो एक पुराने से बंदरगाह यानी पोर्ट पर पहुंचकर छुप जाता है। अब एंजो के पास कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस से बचने के लिए वो बंदरगाह के नदी में चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस एजेंट्स को लगता है कि वो शायद कहीं और निकल गया है और वो उस जगह को छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही मौका मिलता है एंजो आहिस्ता से पानी से बाहर निकलता है, लेकिन पानी से निकलते वक्त उसका पैर फिसलता है और वो वहां पड़े बैरल्स के ऊपर जा गिरता है। ये कोई मामूली बैरल्स नहीं थे, इनके अंदर जहरीला रेडियो एक्टिव मटेरियल भरा हुआ था। एक बैरल का ढक्कन खुल जाता है और एक गाढ़ा काला लिक्विड एंजो के ऊपर गिर जाता है। उसके पूरे जिस्म को उस अजीब से लिक्विड में भिगो देता है। उसी हालत में काले लिक्विड से सना हुआ वो वहां से भागकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका सर चकराता है, पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठती है। उस रात एंजो सो नहीं पाता है। एक बेहद मुश्किल और तकलीफ भरी रात गुजरने के बाद जब एंजो सुबह उठता है तो हैरानी की बात यह थी कि अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। वो अपनी चोरी की हुई सोने की घड़ी उठाता है और एक आदमी से मिलने निकल पड़ता है जिसका नाम था सर्जियो। ये सर्जियो एक बड़े शातिर क्राइम बॉस फाबियो के लिए काम करता था, जिसे लोग सिगानो यानी द जिप्सी के नाम से जानते थे। जब एंजो सर्जियो को ढूंढ रहा था उसी वक्त सर्जियो अपने बॉस फाबियो यानी जिप्सी और उसके गैंग के साथ एक मीटिंग में बैठा था। इस गैंग में फाबियो का छोटा भाई विंसेंजो भी था। उनके पिता की मौत के बाद ये सारा क्रिमिनल बिजनेस फाबियो को विरासत में मिला था, लेकिन उसके अपने ही आदमी उसकी इज्जत नहीं करते थे और अक्सर उसके फैसलों पर सवाल उठाते थे। उसकी अथॉरिटी को हमेशा चैलेंज किया जाता था, जिससे वो अंदर ही अंदर घुटता रहता था। मीटिंग खत्म होने के बाद सर्जियो बाहर आकर एंजो से मिलता है। एंजो उसे वो सोने की घड़ी दिखाता है और 100 यूरो के बदले में उसे बेच देता है। फिर वो एंजो को एक नए काम का ऑफर देता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुछ ही पल बाद उसकी बेटी अलीशिया घर में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर था। एंजो को वहां देखकर अलीशिया अजीबोगरीब बिना सिर पैर की बातें करने लगती है। सर्जियो वापस आकर एंजो से कहता है कि वो उसकी बेटी की बातों पर ध्यान ना दे। इसके बाद दोनों काम के लिए निकल पड़ते हैं। वो शहर से बाहर एक सुनसान एयर स्ट्रिप पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें 2 भाइयों से मिलना था जिन्हें ट्रांसपोर्ट का काम सौंपा गया था। ये दोनों भाई अपने पेट में ड्रग्स से भरे हुए कंटेनर्स निकल कर आए थे। एंजो का काम ये था कि वो उन्हें कुछ दवाइयां दे जिससे वो उन चीजों को अपने सिस्टम से बाहर निकाल सके। वहां से ये पूरा ग्रुप एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ जाता है। उन्हें बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पर जाना था क्योंकि पूरी बिल्डिंग में बस वहीं एक ऐसी जगह थी जहां बाथरूम ठीक ठाक हालत में था। लेकिन जैसे ही वो 9वें फ्लोर पर पहुंचते हैं उन 2 भाइयों में से एक को अचानक एक जोरदार दौरा पड़ता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। पता चलता है कि उसके पेट के अंदर ड्रग्स वाला कंटेनर फट गया है और सारा नशा उसके खून में मिल गया है। वो आदमी तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है, लेकिन सर्जियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अब एक ही रास्ता है, इसकी लाश का पेट काटकर बचा हुआ माल निकालना पड़ेगा। जिंदा बचा हुआ भाई इस बात पर दहशत में आ जाता है और साफ मना कर देता है, लेकिन सर्जियो उसकी एक नहीं सुनता। वो दवाई वाला ग्लास उसके हाथ में थमाता है और धमकी देता है कि या तो चुपचाप ये दवाई पी ले या अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही सर्जियो उसे दवाई देकर एक फोन कॉल अटेंड करने के लिए मुड़ता है, मरे हुए आदमी का भाई आपे से बाहर हो जाता है। वो दवाई का ग्लास सर्जियो के चेहरे पर फेंक देता है और उसकी गन छीन लेता है। वो सर्जियो पर गोली चला देता है। अपने आखिरी लम्हों में घायल सर्जियो उस आदमी का सर पकड़कर एक पिलर से जोर जोर से टकराता है, लेकिन मरने से ठीक पहले वो भाई अपनी गन से एंजो पर भी एक गोली चला देता है। गोली का इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि एंजो अपना बैलेंस खो बैठता है और 9वें फ्लोर की खिड़की से बाहर हवा में गिर जाता है। कुछ ही मिनट बाद नीचे जमीन पर पड़ा एंजो अपनी आंखें खोलता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके जिस्म पर कुछ खरोंचे थी, लेकिन वो जिंदा था। वो खुद हैरान और डरा हुआ था। वो वहां से उठता है और सीधा अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचता है वो देखता है कि अलीशिया सर्जियो की बेटी कॉरिडोर में उसका इंतजार कर रही थी। वो एंजो से पूछती है कि उसका बाप कहाँ है। एंजो उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो जल्दी से अपने घर के अंदर घुस जाता है। अंदर आकर वो अपने कंधे को देखता है जहां उसे गोली लगी थी। घाव अभी भी था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो इस सबसे बहुत कंफ्यूज था। वो लिविंग रूम में जाता है, लेकिन बाहर अलीशिया लगातार दरवाजा पीट रही थी और चिल्ला रही थी, मेरा बाप कहाँ है? एंजो का धैर्य अब जवाब दे रहा था। गुस्से में आकर वो अलीशिया को चुप रहने के लिए चिल्लाता है और जोर से दरवाजे पर एक मुक्का मारता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका मुक्का इतना ताकतवर था कि उसका हाथ लकड़ी के दरवाजे को तोड़ता हुआ आर पार हो गया था। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी अलीशिया ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन एंजो अपनी इस नई अनबिलीवेबल ताकत को देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अपनी इस नई शक्ति को टेस्ट करने के लिए वो एक भारी अलमारी को धक्का देता है।
जिसे हिलाने में पहले कई लोगों की जरूरत पड़ती, उसे एंजो ने एक हाथ से ऐसे सरका दिया जैसे वो गत्ते का बना हो। फिर उसकी नजर हीटर के मेटल पाइप पर पड़ती है। वो उसे पकड़ता है और उसे ऐसे मोड़ देता है जैसे वो कागज का बना हो। इस सुपर स्ट्रेंथ ने एंजो के दिमाग में एक नया आइडिया डाल दिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी इस ताकत को और टेस्ट करेगा, लेकिन इस बार एक एटीएम मशीन पर। उसने अपने चेहरे को एक मास्क और हुडी से ढका, एक एटीएम बूथ पर गया और बिना किसी औजार के अपने हाथों से पूरी की पूरी एटीएम मशीन को दीवार से उखाड़ लिया। वो उस भारी मशीन को ऐसे उठाकर अपने घर ले आया जैसे वो कोई सूटकेस हो। घर आकर उसने मशीन को तोड़ा और उसके अंदर का सारा पैसा निकाल लिया। अगले दिन वो उन पैसों में से कुछ इस्तेमाल करके अपने लिए दवाइयां खरीदता है। जब वो अपने कंधे से पट्टी हटाता है तो वो एक और चमत्कार देखता है। उसकी गोली का घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वहां एक निशान तक नहीं था। एक तरफ जहां एंजो अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जिप्सी को खबर मिलती है कि सर्जियो मारा गया है और ड्रग्स की शिपमेंट गायब हो गई है। जिप्सी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो माल की तलाश में सीधा सर्जियो के घर पहुंचता है। वहां उसे सिर्फ अलेशिया मिलती है। वो उसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन अलेशिया को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका बाप कहाँ है या किस माल की बात हो रही है। जिप्सी और उसके आदमी उस पर दबाव बनाते रहते हैं। उनका शोर शराबा सुनकर एंजो अपने घर से बाहर निकलता है, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि अलेशिया खतरे में है। पहले तो वो अनजान बनने का नाटक करता है और वापस जाने लगता है। वो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अंदर जिप्सी के आदमी पूरा अपार्टमेंट उलट पुलट कर रहे थे। तभी उनमें से एक हेंचमैन अलेशिया के उस प्यारे पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर को उठा लेता है। अलेशिया जैसे एकदम से बदल जाते हैं। ये देखकर वो आदमी तिलमिला जाता है। गुस्से में वो अलेशिया को पकड़ लेता है और एक बड़ा सा चाकू उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक एक अनजान शख्स घर की खिड़की तोड़ता हुआ अंदर आ कूदता है। उसने अपने चेहरे पर वही मास्क और हुडी पहनी हुई थी। ये एंजो था। वो आते ही उन गैंगस्टर्स पर टूट पड़ता है। गैंगस्टर्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुक्के और लातें एंजो पर बेअसर थे। अपने आदमियों को इतनी आसानी से पीटते हुए देखकर जिप्सी फौरन अलेशिया को पकड़ लेता है और उस मास्क वाले आदमी को धमकी देता है कि अगर उसने उन्हें जाने नहीं दिया तो वो लड़की को खत्म कर देगा। मजबूरन एंजो को पीछे हटना पड़ता है। सारे गैंगस्टर्स वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन अलेशिया हिम्मत नहीं हारती। वो जिप्सी को एक जोरदार लात मारती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और वहां से भाग जाता है। अलेशिया उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो उसे हिरोशी शिबा समझ लेती है, जो उसके फेवरेट एनीमे जीग रोबोट का हीरो था। एंजो जानता था कि अब अलेशिया को यहाँ अकेला छोड़ना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। जिप्सी उसकी असली पहचान नहीं जानता था, इसलिए एंजो का अपार्टमेंट सबसे सुरक्षित जगह थी। वो अलेशिया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। इसके बाद वो अलेशिया को सोने के लिए कहता है और खुद सोफे पर लेट जाता है। अगली सुबह वो अलेशिया से बात करता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी जगह है जहां वो कुछ दिन रह सके। अलेशिया को एक हॉस्पिटल याद आता है जहां उसका बाप उसे अक्सर ले जाया करता था। एंजो उसे समझाता है कि वो वहां चली जाए जब तक वो सर्जियो के बारे में कुछ पता लगाता है। एंजो अलेशिया को हॉस्पिटल छोड़ आता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ जिप्सी उस मास्क वाले आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था जिसने उस पर हमला किया था। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिप्सी को इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो मिलता है। ये वीडियो उसी रात का था जब एंजो ने एटीएम मशीन उखाड़ी थी। वीडियो में वही मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई दे रहा था। जिप्सी अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश देता है, लेकिन उससे पहले उन्हें सर्जियो की वजह से खोई हुई शिपमेंट की समस्या को हल करना था। माल गायब था और जिप्सी को उसे जल्द से जल्द ढूंढना था, क्योंकि खरीदार एक और खतरनाक क्राइम बॉस जिसका नाम नूजिया था अब उसके पीछे पड़ने वाली थी। ग्रुप अपनी बेस पर वापस लौटता है, लेकिन वहां उनका स्वागत करने के लिए नूजिया के आदमी पहले से ही मौजूद थे। जिप्सी समझ जाता है कि स्थिति उसके सोचने से कहीं ज्यादा गंभीर है। वो नूजिया के आदमियों को बताता है कि माल खो गया है, लेकिन वो वादा करता है कि वो जल्द ही सारे पैसे लौटा देगा। अलेशिया को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद वो आकर टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी पे अलेशिया का वही एनिमे जीग रोबोट चल रहा था जो उसके डीवीडी प्लेयर में लगा हुआ था। ना चाहते हुए भी एंजो वो एनिमेशन देखने लगता है और उसे वो पसंद आने लगता है। अगली सुबह वो एक हाईवे पर जाता है जहां से वो कैश वाली गाड़ी गुजरती थी। इत्तेफाक से जिप्सी और उसके आदमी भी उसी वक्त उसी जगह पर उस गाड़ी को लूटने के लिए तैयार थे, लेकिन एंजो उनसे पहले एक्शन में आ जाता है। अगले ही पल वो आर्मर ट्रक के अंदर घुस जाता है और पैसों से भरा एक बैग उठा लेता है। अपने शिकार को किसी और के हाथों जाता देखकर जिप्सी गुस्से से पागल हो जाता है और उस मास्क वाले आदमी पर गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और एंजो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो जाता है। उस पैसे से एंजो अपने घर के लिए एक नया सिनेमा प्रोजेक्टर खरीदता है और साथ ही जीग रोबोट के सारे एपिसोड्स की कंप्लीट कलेक्शन भी ले आता है। लेकिन जैसे ही वो एपिसोड देखना शुरू करने वाला होता है, उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। खिड़की से झांकने पर वो देखता है कि बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। एंजो दरवाजा खोलता है। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उसकी बीमार पत्नी
सड़क पर अकेली घूम रही थी। एंजो को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तभी पीछे से अलेशिया आ जाती है। पुलिस वाले एंजो को सलाह देते हैं कि वो अपनी पत्नी का आगे से ज्यादा ध्यान रखे। एंजो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और अलेशिया को अंदर आने के लिए कहता है। अंदर आकर अलेशिया उसे जीग रोबोट का एक मास्क दिखाती है जो उसने अपने हाथों से एंजो के लिए बनाया था। लेकिन एंजो उसे साफ कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है। वो अलेशिया को अपना सामान पैक करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा था, मगर अलेशिया जाने से इनकार कर देती है। जब उसकी नजर जीग रोबोट की कंप्लीट कलेक्शन पर पड़ती है तो वो एंजो से मिन्नत करती है कि उसे बस एक रात और रुकने दे ताकि वो उसके साथ बैठकर ये एपिसोड्स देख सके। न चाहते हुए भी एंजो उसकी बात मान जाता है। दोनों साथ में एनिमे देखना शुरू करते हैं। देखते देखते अलेशिया आहिस्ता से एंजो के करीब आने लगती है। एंजो भी उसके इस जेस्चर का जवाब देता है, लेकिन तभी अलेशिया को एक इमोशन जाती है। वो अचानक से चीखने लगती है। वो उसे गले लगा लेता है और वादा करता है कि वो उसे कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। एक और दिन गुजरता है। एंजो अलेशिया का मन बहलाने के लिए और उसे उसके दुख से बाहर निकालने के लिए उसे एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का फैसला करता है। पार्क बंद पड़ा था, एक शॉपिंग मॉल जाते हैं। वहाँ अलेशिया की नजर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पर पड़ती है। वो कहती है कि वो एक राजकुमारी की तरह तैयार होना चाहती है। बिना एक पल सोचे एंजो उसके लिए वो ड्रेस खरीद लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। अलेशिया एक बार फिर हिम्मत करके एंजो से पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसका बाप कहाँ है। एंजो फिर से कहता है कि उसे जवाब नहीं पता, लेकिन इस बार लड़की उसके झूठ पर विश्वास नहीं करती और उससे दूर हट जाती है। एंजो आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसे सच पता ही देता है। वो बताता है कि सर्जियो एक काम के दौरान मारा गया था और अब वो कभी घर वापस नहीं आएगा। ये सुनकर अलेशिया का दिल टूट जाता है। वो एंजो पर इल्जाम लगाती है कि उसे अपने सिवा किसी और की कोई परवाह नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से अकेली चली जाती है और कुछ देर बाद एक बस में चढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही बस चलने लगती है, एक अजीब सी सुपर ह्यूमन ताकत उस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक देती है। जब सारे पैसेंजर्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। एंजो अपने दोनों हाथों से उस चलती हुई बस को रोके हुए खड़ा था। वो सीधा अलेशिया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे अलेशिया की बहुत परवाह है और वो वैसा ही हीरो बनने के लिए तैयार है जैसा वो उसे पसंद करती है। अलेशिया उसकी माफी कबूल कर लेती है। एंजो उसे अपनी गोद में उठाकर बस से बाहर ले आता है। इसके बाद दोनों वापस अपार्टमेंट लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन एंजो अब जानता था कि उसकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी है। उन्हें अब यहाँ से बहुत दूर भागना होगा। उसी दौरान जिप्सी अपनी बेस पर वापस आता है। उस मास्क वाले आदमी से बार बार हार कर वो बेहद जलील महसूस कर रहा था। जिप्सी अपने आदमियों को अपने गार्ड डॉग्स, जो कि खतरनाक कुत्ते थे, को छोड़ने का इशारा करता है। वो कुत्ते सीधा विंसेंजो पर हमला कर देते हैं और उसे चीर फाड़ कर मार डालते हैं। अपने ही भाई को खत्म करने के बाद भी जिप्सी की समस्याएं कम नहीं हुई थी। उसे अभी भी नूजिया को देने के लिए पैसों का इंतजाम करना था। वो अपने कॉन्टैक्ट मार्सेलोन से उधार मांगने जाता है। कुछ ही मिनट में मार्सेलोन उसके लिए पैसों का इंतजाम कर देती है। लेकिन तभी वहां नूजिया और उसके आदमी अचानक आ धमकते हैं और दोनों पर हमला कर देते हैं। वो मार्सेलोन को जमीन पर गिरा देते हैं। वो जिप्सी को जमीन पर बंधवा देती है और अपने आदमियों को उसके ऊपर पेट्रोल डालने का हुक्म देती है। आखिर में वो एक लाइटर जलाती है। जब वो उसे फेंकने ही वाली थी, नूजिया और उसकी पूरी गैंग अचानक हंसने लगती है। वो कहते हैं कि ये सब एक मजाक था। ये मजाक जिप्सी के गुस्से को भड़का देता है और तभी उसके लिए हैरानी की बात ये थी कि जमीन पर पड़ी मार्सेलोन अचानक उठती है और नूजिया और उसके ग्रुप पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। जिप्सी भी इस मौके का फायदा उठाता है और उन पर फायर करता है। नूजिया के कई आदमी मारे जाते हैं और उसके पैर में भी एक गोली लग जाती है, लेकिन वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। जिप्सी गुस्से में अपनी बेस पर वापस जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि नूजिया उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और उसके सारे गार्ड डॉग्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एंजो और अलेशिया अपना सामान उठाते हैं और एक मोटरसाइकिल पर शहर से भाग जाते हैं। रास्ते में वो एक होटल में 10 बजे रात को रुकते हैं। वहां एंजो अलेशिया को अपने अतीत, अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। लड़की उसकी कहानी से काफी प्रभावित होती है, लेकिन इससे पहले कि वो और बात कर पाते, जिप्सी कमरे में घुस जाता है और एंजो पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से फायर करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब एंजो की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बिस्तर से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने जिप्सी खड़ा था, जो ये जानना चाहता था कि एंजो को उसकी ये खास शक्तियां कहां से मिली। एंजो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब जिप्सी उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें एक लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में अलेशिया को ताजी ने बांधी बनाकर रखा हुआ था। वो धमकी देता है कि अगर एंजो ने सच नहीं बताया तो इस लड़की को अंजाम भुगतना पड़ेगा। मजबूर होकर एंजो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। बंधन खोलने के बाद वो जिप्सी को टाइवर नदी के किनारे ले जाता है और बताता है कि कैसे वो उन बैरल्स के अंदर एक अजीब से सब्सटेंस के कांटेक्ट में आया था। जिप्सी उसे हुक्म देता है कि वो पानी में जाकर वो बैरल्स निकाले। उसी वक्त वैन के अंदर अलेशिया ताजी से कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। ताजी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही ताजी का ध्यान भटकता है, लड़की अपनी ड्रेस से एक बुनाई वाली सुई निकालती है और उसे ताजी की गर्दन में घोंप देती है। ताजी कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन सुई एक नाजुक जगह पर लगी थी। वो तड़प कर वहीं जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। वैन के बाहर जब एंजो बैरल्स निकाल रहा होता है, जिप्सी अपने अडेप्टेशन ताजी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और तभी
मामला और भी बिगड़ जाता है। एक गाड़ी तेजी से उस बंदरगाह की तरफ आती है। उसमें से नूजिया और उसके कई आदमी उतरते हैं जिनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। वो सीधा जिप्सी की तरफ बढ़ते हैं। जिप्सी घबरा जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। ठीक उसी वक्त अलीशिया वैन से बाहर निकलती है और एंजो की तरफ भागती है। जिप्सी इस मौके का फायदा उठाकर अलीशिया को पकड़ लेता है, लेकिन नूजिया अपने आदमियों को जिप्सी को खत्म करने का ऑर्डर देती है। दर्जनों गोलियां जिप्सी के जिस्म में उतर जाती हैं। आखिर में नूजिया एक फ्लेम थ्रोअर उठाती है और जिप्सी को आग लगा देती है। आग में जलता हुआ जिप्सी चीखते हुए टाइबर नदी में कूद जाता है। इस शूटआउट के बाद एंजो अलीशिया की तरफ दौड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से क्रॉसफायर में अलीशिया को भी गोलियां लग गई थी। अपने आखिरी लम्हों में वो लड़की एंजो से कहती है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए करे, और एंजो उसे इस बात का वादा करता है। जिप्सी को जिंदा देखकर नूजिया अपने आदमियों को उस पर हमला करने का हुक्म देती है, लेकिन इस बार का जिप्सी पहले जैसा नहीं था। वो बिना डरे उन सब पर टूट पड़ता है। वो अपने मोबाइल से ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा था। बिना किसी मुश्किल के वो नूजिया के सारे आदमियों को मार गिराता है। आखिर में वो नूजिया को एक डांस के लिए खींचता है, लेकिन अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वो उसे इतनी जोर से दबाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अपना बदला पूरा करने के बाद जिप्सी उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, ताकि वो भी उस मास्क वाले चोर की तरह मशहूर हो सके। शहर के दूसरे हिस्से में एंजो सड़क पर बिना किसी मंजिल के चल रहा था, अलीशिया की मौत का मातम मनाते हुए। अचानक एक पुलिस की गाड़ी उसके पास से गुजरती है। एजेंट्स फौरन उस मास्क वाले चोर को पहचान लेते हैं और उसे अरेस्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक और हादसा होता है। एक औरत अपनी बेटी के साथ कार चला रही थी। एक पल के लिए उसका ध्यान भटकता है और उसकी कार पुलिस की गाड़ी से टकराकर पलट जाती है। पुलिस वाले जल्दी से उस औरत को तो बचा लेते हैं, लेकिन उसकी बेटी अंदर फंस जाती है और गाड़ी में आग लगने लगती है। अलीशिया को दिए हुए वादे को याद करते हुए एंजो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो गाड़ी का पिछला हिस्सा उखाड़ फेंकता है और गाड़ी एक्सप्लोड होने से कुछ सेकंड पहले ही लड़की को बाहर खींच लेता है। माँ अपनी बेटी को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेती है और शुक्रिया के तौर पर एंजो को गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही एंजो सड़क पर आगे बढ़ता है, उसकी नजर एक टीवी पर पड़ती है जिसमें जिप्सी का वो इंटरनेट पर पोस्ट किया हुआ वीडियो चल रहा था। एंजो को समझ आ जाता है कि जिप्सी न सिर्फ जिंदा है, बल्कि टाइबर नदी की वजह से उसे भी वही शक्तियां मिल गई हैं। इससे भी बुरा ये था कि वो विलन कह रहा था कि उसने पूरे रोम के लिए एक और भी बड़ा शॉक प्लान किया है। उसने बताया कि उसने शहर के फुटबॉल स्टेडियम में एक छोटा सा एक्सप्लोसिव गिफ्ट रखा है। उसे रोकने के लिए एंजो सड़क पर एक आदमी से उसकी मोटरसाइकिल उधार मांगता है और पूरी रफ्तार से स्टेडियम की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो जिप्सी को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार मुक्के बरसाते हैं। लड़ाई के बीच जिप्सी के हाथ से एक पुराना सा मोबाइल फोन गिर जाता है जो बम का डेटोनेटर था। मौका देखते ही विलेन वो फोन उठाता है और वहां से भाग जाता है। एंजो उसके पीछे स्टेडियम के स्टैंड्स यानी जहां दर्शक बैठते हैं वहां तक जाता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। वो एंजो को धक्का देकर दर्शकों के बीच गिरा देता है। इसके बाद जिप्सी स्टेडियम से नीचे कूद जाता है। नीचे उसे कई पुलिस वाले घेर लेते हैं, लेकिन वो आसानी से उन सब से छुटकारा पा लेता है। फिर वो एक एम्बुलेंस की तरफ भागता है और वहां जाकर बम के मैकेनिज्म को मैनुअली एक्टिवेट कर देता है। बम अब 5 मिनट में फटने वाला था। एंजो उसे ढूंढ लेता है, लेकिन बम अब एक्टिवेट हो चुका था। इसलिए एंजो एम्बुलेंस को वहां से दूर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस का एक ब्लॉकेड रोक लेता है। पुलिस वाले उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। एंजो एम्बुलेंस से बाहर निकलता है, गाड़ी को ब्लॉकेड की तरफ धक्का दे देता है और बम को अपने हाथों में उठाकर पुलिस वालों से दूर भागने लगता है। जब एक्सप्लोजन में कुछ ही सेकंड बचे थे, एंजो एक पुल पर पहुंचता है और बम को नदी में फेंकने की कोशिश करता है। जिप्सी फिर से वहां आ जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। बम पुल के बीच में जा गिरता है। विलन एंजो को मारता है और बम की तरफ दौड़ता है और एक्सप्लोजन के टाइम को कम करके सिर्फ 15 सेकंड कर देता है। इतने कम टाइम में दर्जनों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर उसके साथ पुल से नीचे समंदर में छलांग लगा देता है। जैसे ही काउंटडाउन पूरा होता है, बम फट जाता है। ब्लास्ट जिप्सी के जिस्म के चीथड़े उड़ा देता है। कुछ दिन बाद लोग अभी भी उस हीरो के बारे में बातें कर रहे थे जिसने पूरे शहर को बचाया था। लेकिन फिर फिल्म के आखिरी सीन में ये दिखाया जाता है कि एंजो उस ब्लास्ट में जिंदा बच गया था। रोम की ऊंची इमारतों के ऊपर वो खड़ा था और उसने वही मास्क पहना हुआ था जो अलीशिया ने उसे तोहफे में दिया था। अब जीग रोबोट की पहचान को पूरी तरह से अपनाकर एंजो शहर की तरफ छलांग लगा देता है, एक सच्चे सुपर हीरो की तरह बुराई से लड़ने के लिए तैयार।